हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो छोटे छोटे राज्य हमने गुज्जर प्रतिहारों, पालों और उसके बाद जो है राष्ट्रकूटों के वंशज के रूप में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपके साथ बात की थी कि इस तरफ हमें जब हर्षवर्धन का अंपायर टूटा था, एक सेकेंड, जब हर्षवर्धन का अंपायर टूटा था और इस तरफ हमने देखा था कि चालुक्यों का टूटा था, जो बातापी के चालुक्य थे, और नीचे जो है आपको पल्लव देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है राजनीतिक परिदृश्य जो है भारत का परिवर्तित हुआ था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि गुज्जर प्रतिहारों का शासन जो है हर्षवर्धन, जो उत्तर भारत में शासन कर रहा था, उसके जब अयोग्य उत्तराधिकारी आए तो वो दो भागों में उसका साम्राज्य आवंट किया है, गुज्जर प्रतिहारों में, और दूसरा देखने को मिलता है पाल शासकों के मध्य। तो यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से चालुक्यों को ओवरटेक किया था किसने, राष्ट्रकूटों के द्वारा, और पल्लवों को जो है चोलों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन किया था। अब इसके बाद जो है हम यहाँ तक ये वाला राजनीतिक परिदृश्य हम पूरी तरह से देख चुके हैं पूर्व मध्यकाल के दौरान। और अब हम देखेंगे कि जब गुज्जर प्रतिहार टूटेंगे तो उनकी जगह कौन आएगा। गुज्जर प्रतिहार टूटेंगे, छोटे छोटे राज्यों में बंटेंगे, तो हमें देखने को यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। फिर पालों का साम्राज्य हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद राष्ट्रकूटों का, और फिर जो है नीचे चोल वंश के कहें तो चोल वंश के जब समापन हुआ तो उसके बाद कौन से छोटे छोटे राज्य बने, तो उनके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको माइंड मैप जो है बनाना चाहूँगा, सिलेबस के साथ ज्वाइंट करना चाहूँगा, और उसके बाद हम वापस आएंगे किस प्रकार से, और फिर डिस्कस करेंगे राजपूतों के बारे में, क्या इनका इतिहास रहता है, और कौन कौन से राजपूत वंशों ने जो है 12वीं शताब्दी के दौरान जब इतने शक्तिशाली राजपूत हो गए तो कौन कौन से वंशों ने जो है भारत भूमि के उत्तरी क्षेत्र में राज किया, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ जो है हमारा सिलेबस पहुँच रहा है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हमने देखा था मध्यकालीन जो भारत था, या मध्यकालीन इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा हम देखने वाले थे सल्तनत काल, और तीसरा हम बात करेंगे मुगल काल के बारे में। तो देखिए, पूर्व मध्यकाल की जो कहानी है, हम राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे थे। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इतिहास के कुछ आयाम होते हैं, तो अभी हम राजनीतिक आयाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने गुर्जर प्रतिहार देखे, इसके बाद जो है हमने देखा राष्ट्रकूट, पाल, और उसके बाद हमने देखे थे चोलों के बारे में। अब जो है हम जो जो छोटे छोटे राज्य इनसे टूटकर बनेंगे उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पूर्व मध्यकाल में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे कहा था 750 से लेकर 1206 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है 1206 से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी की हार तक, और उसके बाद जो है 1526 से लेकर 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं। इसी दौरान हमने यहाँ पे कहा था कि विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, और 5 जो अन्य छोटे छोटे साम्राज्य हमें देखने को इस दौरान मिलेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मराठाओं के बारे में हम मुगलों के साथ अध्ययन करेंगे, और उसके बाद बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, उन वाले जो है जो रियासतें टूटकर बनी थी बाद में बहमनी साम्राज्य से, उनके बारे में हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं इस वाले हिस्से को, पूर्व मध्यकाल में जो राजनीतिक हिस्सा है, उसके बाद हम आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे इन शासकों की किस प्रकार से रही, किस प्रकार से 750 से लेकर पूरे 1206 तक का जो काल था, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है एक्चुअल में ये बात हो रही है 750 से लेकर 1206 के बीच की। तो यहाँ पे हम राजनीतिक जीवन अभी देख रहे हैं, और इसके बाद जो है हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो आर्थिक जीवन रहेगा उसके बारे में देखेंगे। यहीं पे थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा कि तुर्कों का आक्रमण हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम समाज में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं वो चीज़ें देखेंगे। फिर धर्म किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा अगले 5 क्लासेस में, 5 या 6 क्लासेस में जो है हमारा जो पूर्व मध्यकाल रहेगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वापस आते हैं टॉपिक पर, किस प्रकार से जो है राजपूत सत्ता भारत में देखने को मिलती है और अन्य जगहों पर क्या राजनीतिक परिदृश्य था उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा, तो थोड़ा सा आपके फ्रेमिंग के लिए कि नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहारों, गुज्जर प्रतिहार। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा पाल वंश, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा चोल।
तो अब देखिएगा होता क्या है कि जब जो गुज्जर प्रतिहार है ये टूटेंगे तो ये परिवर्तित होंगे, या इनकी जगह जो लेंगे चंदेल लेंगे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, कलचूरी लेंगे परमार सोलंकी गुजरात वाले इलाके में, तोमर वंश लेगा हरियाणा दिल्ली वाले वंश में, और चाहमान चौहान वंश। तो ये जो है गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। पाल वंश में हमें देखने को मिलेगा सेन वंश के बारे में, और पाल वंश पढ़ने के दौरान मैंने सेन वंश की चीज़ें आपके साथ सारी डिस्कस कर दी थी। उसके अलावा कामरूप देखने को यहाँ पे मिलेगा हमें। राष्ट्रकूटों में अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिर से चालुक्य वापिस आएंगे और कहाँ से, कल्याणी से शासन करेंगे। दूसरे चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो दूसरे जो चालुक्य रहेंगे वो रहेंगे बेंगी के, बेंगी आंध्र प्रदेश वाले इलाके के। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यादव वंश देवगिरी में, यादव वंश जो है देवगिरी में देखने को मिलेगा। फिर इस साइड अगर बात की जाए तो होयसाल कर्नाटक वाले इलाके में, पांड्या आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो अभी तक क्या था, किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। तो हमने जो है बात की जाए तो सेन वंश हम कवर कर चुके हैं, कामरूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए गुज्जर प्रतिहार हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़। और दो वंश जो है जो टूट कर इनसे साम्राज्य बने उनके बारे में हम आज देख लेंगे। एक तो कंप्लीट हो चुका है, एक के बारे हम देखेंगे। और जो राष्ट्रकूटों से चालुक्य निकले थे उनके बारे में देखेंगे, और चालुक्य जो बेंगी के थे उनके बारे में देखेंगे। यादव, होयसाल और पांड्या इन सब के बारे में देखेंगे। लेकिन ये कब पढ़ेंगे हम, तो ये हम पढ़ेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को दक्षिण अभियान पे भेजेगा उस दौरान, क्योंकि ये साम्राज्य आते हैं। तो क्यों ना आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो, और इस प्रकार से फ्रेम किया है कि आपको ना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इससे गुर्जर प्रतिहारों को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, और जब सल्तनत काल के दौरान हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को या भारत विजय को पढ़ रहे होंगे उस दौरान ये सारे डिस्कस कर लेंगे। तो छोटे छोटे जगह पे आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा बोरियत भी महसूस नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैं आपके इस वाले अध्याय को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों से। तो अगर बात की जाए गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों से, तो जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि गुर्जर प्रतिहार जो है हमें देखने को मिले थे 8वीं शताब्दी के आसपास, और 11वीं शताब्दी तक लगभग इन्होंने शासन किया। धीरे धीरे कमजोर होते गए, और कमजोर होने का कारण उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर टूटे कैसे ये अच्छे से शासन कर रहे थे। खैर हमने देख लिया था जब हमने इनके बारे में पढ़ा था तो उस दौरान हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको क्योंकि टॉपिक के साथ जोड़ रहा हूँ तो थोड़ा सा जो है उस पर नज़र डाल लेते हैं कमज़ोर होने के कारण। तो क्या कारण रहेंगे, तो सबसे पहले बात की जाए, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी केंद्रीय सत्ता टूटेगी उसके पीछे के दो कारण रहेंगे। एक तो घर का कारण रहेगा, वो रहेगा अयोग्य शासक, अयोग्य शासक। तो आपको देखने को मिला था कि किसके जो गुर्जर प्रतिहारों में है अयोग्य शासक जब आना शुरू हुए तो धीरे धीरे साम्राज्य क्या हुआ, टूटना शुरू हो गया। धीरे धीरे साम्राज्य टूटना शुरू हो गया। और हमने ये चीज़ देखी थी कि महीरभूष सबसे शक्तिशाली हुआ था, उसके बाद तो हमें चीज़ें लगभग नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई दी थी गुर्जर प्रतिहार वंशों में। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश में अगर बात की जाए तो इस प्रकार से धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। तो एक कारण था अयोग्य उत्तराधिकारी, और दूसरा कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले हमने देखा था कि 730 में किस प्रकार से जो चालुक्य थे गुजरात के, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को जो सिंध वाले इलाके में, हमने देखा था कि अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के समय में, तो यहाँ सिंध वाले इलाके में आपको देखने को मिला था कि कैसे जो है चीज़ें सिंध जो है चालुक्यों के साथ जो गुजरात में थे, और दूसरे जो ऊपर वाले इस वाले हिस्से में जो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार उभरने का जब 730-35 के आसपास प्रयास कर रहे थे, तो उस दौरान जो है धीरे धीरे ये सिंध के अरब लोगों ने परेशान करते थे। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही सिंध को जो है चालुक्य हराएंगे उसके बाद धीरे धीरे वो उभरना शुरू करते हैं। और जब तक योग्य शासक रहे, एक शक्तिशाली उत्तर की राजनीति में कहें तो उत्तर भारत की राजनीति में गुर्जर प्रतिहार काफ़ी शक्तिशाली सामंत के या राजा के रूप में उभरे थे। लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे आक्रमण होना शुरू होंगे, और किसका आक्रमण होगा, वो होगा महमूद गजनबी का आक्रमण। और ये आक्रमण जो है पूरी तरह से भारत को तोड़ने का कार्य करेगा, और अलग अलग और छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू करेगा। तो तुर्क आक्रमण होना जो है सबसे बड़े कारण रहते हैं। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि इनको, इन वंशों को कौन तोड़ेगा, तो इनको तोड़ेगा मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन या मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गौरी या शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम।
तो वो जो है फिर इन वाले हिस्सों को या इनको जो है कमज़ोर कौन करेगा, वो मोहम्मद गौरी करेगा जब 1775 के आसपास वो आक्रमण करना शुरू करेगा। लेकिन अभी तक जो है महमूद गजनबी जो है 1000 से 1027 तक निरंतर 17 बार आक्रमण करेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि भारत के जो शासक वर्ग था गुज्र प्रतिहार, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा इस ओर जो है भारत के इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तक के हिस्से में जो है ये इन्फ्लुएंस करके रखता है, प्रभावित करता है इस वाले पूरे क्षेत्र को। कालिंजर या आगे तक देखने को मिलेगा, कालिंजर मध्य प्रदेश तक सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के बारे में। तो देखिए गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे मुख्य सामंत, जिसमें चंदेल वंश, कलचुरी, परमार वंश, सोलंकी, चालुक्य और तोमर वंश, और यहाँ पे देखने को मिलेंगे चौहान वंश। तो थोड़ा सा जो है हम मैप का सहारा लेंगे इसमें, किस प्रकार से जो मैप रहेगा तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले चंदेल, तो छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है बुंदेलखंड वाला हिस्सा, इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा चंदेल वंश। और इसके बाद कलचुरी, तो कलचुरी इसी के साथ इस तरफ को जबलपुर मध्य प्रदेश वाले इलाके में आपको देखने को मिलेंगे कलचुरी के साथ। फिर मालवा, मालवा आपको पता होगा कि यहाँ से एक अरावली नामक रेंज जाती है और उसके साथ वाला जो पठार है उसे मालवा पठार कहते हैं। तो मालवा पे शासन कौन करेगा, परमार वंश जो है मालवा पर शासन करेगा। उसके बाद आ जाएंगे सोलंकी, तो सोलंकी चालुक्य जो है गुजरात वाले इलाके में होंगे सोलंकी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा तोमर वंश, यहाँ दिल्ली हरियाणा के आसपास वाला क्षेत्र जो है तोमर वंश के अधीन रहता है। और चाहमान जो ये वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कि चाहमानों के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार से अगर मार्किंग में करने की कोशिश करूँ तो आपको कुछ चीज़ें इस प्रकार से मिलेगी, पहला वंश, दूसरा, उसके बाद आ जाएगा परमार मालवा में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटा जो है माइंड मैप अपने दिमाग में बना सकते हैं कि उत्तर भारत की राजनीति जो 1000 ईस्वी से लेकर लगभग, वैसे तो 950 के बाद से चीज़ें परिवर्तित होना शुरू हुई थी, 831 में आपको चीज़ें परिवर्तित होना दिखाई देंगी। लेकिन फिर भी मतलब ज़्यादा जब बड़े सामंत के रूप में या शक्तिशाली राजा के रूप में ये छोटे छोटे साम्राज्य उभरे थे, उस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि ये समय था इस काल में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। 1000 से लेकर 1206 का इतिहास हम मेनली पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ें उसी दौरान की हम जो है डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो शासक आएंगे वो रहेंगे चंदेल शासक। तो चंदेलों के बारे में देखते हैं। चंदेल शासक प्रारंभ में वह प्रतिहार साम्राज्य के सामंत थे, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने पूरी एक लिस्ट जो है आपके सामने रखी है कि कौन कौन जो है गुज्र प्रतिहारों के सामंत रहे थे। बाद में प्रारंभ में जो है चंदेल शासक भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में ये स्वतंत्र हो गए। पहली बात। दूसरा, स्थापना कब हुई थी, 831 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभिक राजधानी इनकी खुजराहो थी और फिर जो है बाद में कालिंजर बन गई थी। और लेकर कौन जाता है, स्थानांतरित कौन करता है, तो धंग नामक एक शासक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि 1999 में माना जाता है कि जब उसने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था उसके आसपास ही उसने राजधानी भी ट्रांसफ़र करवाई थी कालिंजर के लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले संस्थापक। तो ननकू नामक व्यक्ति 831 से लेकर 845 ईस्वी जिसका शासनकाल रहा, उसके द्वारा क्या किया गया इस दौरान, तो वंश की स्थापना की गई। ये किसका, गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था। उसके बाद आपको दूसरा जो देखने को मिलेगा वो है बागपति। बागपति आपको देखने को मिलेगा 445 से लेकर 465, और ये ननकू का पुत्र था। देखिए बिल्कुल बेकार फैक्ट है, आपको इतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक आएगा वो आएगा यशोवर्मन। यशोवर्मन के बारे में क्यों याद रखना है, तो याद रखिएगा कि 925 से लेकर 950 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। पहला प्रथम स्वतंत्र शासक था ये, तो अभी सामंत के रूप में खुद को मजबूत कर रहा था ननकू। एक पहचान बनाई थी इसने, अपने जो चंदेल शासक है या चंदेल वंश की एक पहचान बनाना इसने शुरू किया था। लेकिन राज्य से गुज्र प्रतिहारों से स्वयं को अलग किया था यशोवर्मन ने। इसने जो है कर देना बंद कर दिया था और अपने राज्य में अपनी नीतियां लागू करना शुरू कर दिया था। तो यही तो स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, या स्वतंत्र शासक की भांति जो है कार्य करने का प्रतीक होता है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा ये क्या करता है, कन्नौज के जो शासक था देवपाल, उसको इसने हराया था। और माना जाता है कि जो देवपाल था उससे इसने विष्णु की प्रतिमा प्राप्त कर खुजराहो के विष्णु मंदिर में रखी थी। तो देवपाल से क्या किया था इसने, याद रखिएगा, विष्णु भगवान की जो प्रतिमा थी वो इससे छीन ली थी कन्नौज में, और वो कहाँ रखी थी, तो खुजराहो के मंदिर में रखी थी।
तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद अगर देखा जाए तो चेदी साम्राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहेगा कि पहला स्वतंत्र शासक था और दूसरा कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में कौन क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रकूटों से कालिंजर का किला जीता, कालिंजर को विकसित किया, जैसा कि मैं चीज मेंशन कर ही चुका हूँ कि राजधानी जो है किस प्रकार से फिर बाद में अभी कालिंजर का विकास हो रहा है, धंग जो है इस राजधानी को चेंज करके कालिंजर लेकर जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि कालिंजर जीता किसने था, तो आपको देखने को मिलेगा यशोवर्मन ने जीता था। मालवा के शासक शियाक द्वितीय को हराया था। तो मालवा एक आपको वंश देखने को मिलेगा परमार, तो उसका जो शासक था सियाक द्वितीय, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। महोबा के किले का निर्माण इसने करवाया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें हमें देखने को मिलेगी यशोवर्मन के बारे में। फिर अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा धंगदेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। हालांकि इसकी जानकारी इतनी यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम कुछ अपनी ओर से भी ऐड करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहेगा कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था, पहली बात। दूसरा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ, किसने क्या किया था, कालिंजर को राजधानी बनाया था। कालिंजर को क्या किया था, राजधानी बनाया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कालिंजर को राजधानी बनाया था। तो कालिंजर को राजधानी बनाया था, एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसने जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि इसने जिननाथ के मंदिर का, उसके अलावा बैद्यनाथ या बैजनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव का ये काफ़ी ज़्यादा भक्त था, तो उसके करते जो है इसने क्या किया था, जो गंगा जमुना के संगम पे भगवान शिव का भक्त था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और गंगा यमुना का जो संगम था, गंगा यमुना का जो संगम था, यानी कि जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है, वहाँ पे इसने जो है समाधि ली थी। तो भगवान शिव की आराधना करते हुए इसने समाधि प्राप्त कर ली थी। तो गंगा यमुना के संगम पर समाधि ली थी, संगम पर समाधि ली। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है धंग के बारे में, धंग देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। उसके बाद जो अगला शासक आएगा, अगला है विद्याधर। तो विद्याधर के बारे में देखते हैं। विद्याधर के बारे में अगर बात की जाए तो विद्याधर जो है सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है इस वंश का। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया था इसने, एकमात्र भारतीय राजा था जिसने जो है सफलतापूर्वक सफलतापूर्वक गजनवी के आक्रमण को रोका था। और कौन था वो, विद्याधर था। 1003 से लेकर 1035 ईस्वी तक हुआ था। बुंदेलखंड पर 2 बार आक्रमण किया था किसने, तो ये देखेंगे हम कि कैसे महमूद गजनवी ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था और क्या उस समय की परिस्थितियाँ रही थी। लेकिन याद रखिएगा कि इसने जो है महमूद गजनवी को तो बाद में हराया था, लेकिन उससे पहले जो राज्यपाल था, राज्यपाल जो कन्नौज का शासक था, हमने देखा गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए, देवपाल को हराया था किस प्रकार से यशोवर्मन ने। और उसके बाद हम देखेंगे कि राज्यपाल जो कन्नौज का शासक था उसकी हत्या कर देगा कौन, विद्याधर, क्योंकि उसने जो है महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये जो है एक कलंक की भांति उसे देखता था, विद्याधर जो है कलंक की भांति राज्यपाल को देखता था, इस वजह से जो है उसने उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 बार जो है आक्रमण किया था, 1019 ईस्वी में और 1022 ईस्वी में, और कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कंदरिया महादेव जो है धंग में रखिएगा आप, यहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं करना है। कंदरिया महादेव जो है धंग के बारे में चीज़ें रहेगी। खजुराहो के मंदिर की जो हम बात करते हैं वो भी इसी से संबंधित है, धंग देव से। क्योंकि इसने जो है कंदरिया महादेव की 999 ईस्वी में स्थापना करवाई थी, वो फैक्ट हमारे से छूट गया था। तो कंदरिया महादेव की स्थापना जो है धंग ने करवाई थी, ना कि विद्याधर ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कुछ शासक देखने को मिलेंगे, तो आप जो है अपने, अगर आपका मन हो तो आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कीर्ति वर्मन देखने को मिलेगा, सुलक्षण वर्मन देखने को मिलेगा, जय वर्मन, पृथ्वी वर्मन, मदन वर्मन, यशो वर्मन द्वितीय और परमादिव देव वर्मन। तो इस प्रकार से आप कुछ राजाओं को याद रख सकते हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण रहेगा वो, हम कीर्ति वर्मन के बारे में अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहो तो याद रखिएगा कि एक व्यक्ति था कृष्ण मिश्र नाम का, कृष्ण मिश्र नाम का व्यक्ति था जो इसके दरबार का कवि था। और उसने जो है प्रबोध चंद्रोदय नामक किताब लिखी थी, प्रबोध चंद्रोदय नामक किताब लिखी थी। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसने कीर्ति सागर का निर्माण करवाया था, कीर्ति सागर का निर्माण करवाया था। और कहाँ करवाया था, तो कालिंजर में, कालिंजर में, या जिसका दूसरा नाम था महोबा, वहाँ पर इसने इसका निर्माण करवाया था।
तो ये चीज़ें इसके बारे में। या फिर क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा जो परमादिदेव था इसके बारे में। तो इसके जो 2 सेनानायक थे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जो परमादिदेव था इसके समय में क्या होगा कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होगा, और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि इसके 2 सेनानायक आल्हा और उद्दल, आल्हा और उद्दल जो 2 प्रमुख सेनानायक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के दौरान। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर 1202 में जो है परमादिदेव क्या करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेगा। हालांकि अभी दिल्ली सल्तनत बनी नहीं है, अभी तो वो मोहम्मद गौरी के एक उसके क्या कहते हैं उसको, एक गवर्नर के रूप में जो है आगे बढ़ रहा है, अभियान कर रहा है और नए नए क्षेत्रों को जीत रहा है। तो अभी वो राजा नहीं बना है, सल्तनत का सुल्तान नहीं बना है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 1202 में जो है इसने कुतुबुद्दीन ऐबक से की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उसके बाद जो है यहाँ जो व्यक्ति होगा, अजय नामक शासक जो होगा, वो इसकी हत्या कर देगा। तो याद रखिएगा परमादिदेव जो है अंतिम शासक था इस वंश का। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे चंदेल वंश से। तो इतने महत्वपूर्ण चीज़ें चंदेल वंश से संबंधित थी। चलिए अगले वंश की ओर चलते हैं और देखते हैं परमार वंश के बारे में कि परमार वंश से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। परमार वंश की बात की जाए तो वंश का संस्थापक था उपहेंद्र या उपेंद्र। तो इसकी राजधानी जो थी पहले उज्जैन थी, और बाद में जो है धार या धारा नगरी जिसे कहते हैं, वहाँ शिफ्ट कर दी गई थी। तो उज्जैन या धारा नगरी शिफ्ट कर दी गई थी। अगर इसके प्रमुख शासकों के बारे में देखा जाए तो वैसे तो एक ही शासक जो है काफ़ी प्रमुख रहता है, जो राजा भोज है। लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे शासक या उतनी ख्याति प्राप्त शासक नहीं है इस वंश के, उनके बारे में भी हम चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उपेंद्र के बारे में। तो ये हमने देखा संस्थापक है 800 से लेकर 818 तक। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि लगभग 800 या 831 नन को देखा हमने, अब यहाँ पे उपेंद्र दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सामंत जो है एस्टैब्लिश हो रहे थे, सामंतवादी प्रथा थी। आपको देखने को मिलेगा सामंतवाद है तो गुर्जर प्रतिहारों में ये वंश पहले से चले आ रहे थे, लेकिन राजा इतने स्ट्रांग आए कि उन्होंने इनको कंट्रोल रखा था। लेकिन ये खुले कब या अनियंत्रित कब हो गए, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 1000 के बाद बाद आपको ये और स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उपेंद्र संस्थापक थे, उसके बाद बैरी सिंह आएंगे, शियक प्रथम आएंगे, बागपति शियक द्वितीय, बागपति राज या बागपति मुंज, और उसके बाद जो है जैसा मैंने कहा 1000 के बाद बात चीज़ें तो भोज प्रथम देखने को मिलेंगे। भोज प्रथम, और भोज प्रथम के बारे में बात की जाए तो 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं महलक देव। महलक देव जो है लास्ट रूलर थे। महलक देव जो है आपको लास्ट रूलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जो है इनके बारे में हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आएगा उपेंद्र। उपेंद्र की बात की जाए तो वंश का संस्थापक था। फिर एक शासक हमें आगे देखने को मिलेगा बागपति राज या बागपति मुंज। तो इसका क्या था, 974 से लेकर 995 तक इसने शासन किया था। और इसके समय में बागपति जो है मुन्नज लाल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इनके समय में आपको कुछ और चीज़ें अगर ऐड करनी हो तो आप देखिएगा कि इन्होंने जिन विद्वानों को संरक्षण दिया था उनमें पद्मगुप्त आपको देखने को मिलेगा। पद्म गुप्त आपको देखने को मिलेगा। दूसरा व्यक्ति धनंजय आपको देखने को मिलेगा। तीसरा हलायुद्ध, हलायुद्ध एक हमने बंगाल में भी पढ़े थे। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अमित गति। तो इन कुछ विद्वानों को जो है इन्होंने संरक्षण दिया था। पद्मगुप्त की बात की जाए तो इन्होंने नव साहसांग चरित लिखी थी। नव साहसांग चरित, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धनंजय की बुक आपको देखने को मिलेगी 10 रूपक। 10 रूपक, 10 रूपक आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि बागपति से संबंधित जो शासक कहीं या कहीं जो विद्वान आपको देखने को मिलेंगे, जिनको बागपति मुंज के द्वारा या मुनजलाल जो हमने पढ़ा उसके द्वारा क्या किया गया था, संरक्षण दिया गया था। फिर आता है सबसे प्रमुख शासक इस वंश का और सबसे महान शासक, जिसका नाम है भोज प्रथम, या जिसे सिंहासन भोज, राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें इसके बारे में क्या देखने को मिलेगा कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है, विद्या कला और वास्तुकला को संरक्षण दिया था। अगर बात की जाए विद्या, चलिए आगे डिस्कस कर लेंगे। ये भोज ने भोजशाला या धार की स्थापना की थी, कई ग्रंथों की इसने रचना की थी और चाहमान वंश को हराया था इसने। तो इस प्रकार से जो है चाहमान वंश जो है इसकी जगह ले लेंगे, उस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को मिलेगी।
लेकिन उससे पहले जो है हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि परमार वंश का सबसे महान शासक था विद्या, कला और वास्तुकला। यहीं पे इसकी महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलेगा कि इसने क्या किया था। वास्तुकला के क्षेत्र में अगर बात की जाए, वास्तुकला के क्षेत्र में बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा भोजपुर नगर। भोजपुर नगर की इसने स्थापना की थी, नगर की स्थापना की थी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक भोजपुर नामक झील का निर्माण भी इसने करवाया था। भोजपुर अगर आपको पता ना हो तो भोपाल के दक्षिण में, यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले इलाके में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं तो चित्तौड़ में इसने, चित्तौड़ में, चित्तौड़ राजस्थान वाले क्षेत्र में जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना करवाई थी। त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये कुछ वास्तुकला से संबंधित इसके कार्य हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि राजधानी में इसने क्या किया था, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। और इसके समय में माना जाता है कि ये मंदिर का जो परिसर था, ये संस्कृत विद्यालय यहाँ पे इसने खोला था। और इसके शासनकाल में जो धारा नगरी थी, जैसा भूशाला हमने पढ़ा, या धारा नगरी की बात की जाए तो धारा नगरी जो है काफ़ी प्रसिद्ध या विद्वानों का केंद्र बन गई थी। और विद्वानों के केंद्र के रूप में बात की जाए तो कुछ विद्वानों के नाम हमें पता होने चाहिए। विद्वान कौन थे, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा श्री हर्ष। और श्री हर्ष की किताब कौन सी थी, नैषधि चरित, नैषधि चरित आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा इस दौरान वो होगा मेरुतुंग। मेरुतुंग, और मेरुतुंग की किताब की बात की जाए तो प्रबंधन, प्रबंधन चिंतामणि, चिंतामणि। तो ये कुछ इनकी प्रमुख किताबें थी। श्री हर्ष और मेरुतुंग को इसने संरक्षण दिया था, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि कई ग्रंथों की इसने रचना भी की थी। इसमें सबसे फेमस जो ग्रंथ माना जाता है कि ये चिकित्सा के बारे में काफ़ी अवेयर था, चिकित्सा। उसके अलावा बात की जाए तो गणित का काफ़ी बेहतरीन ज्ञान था, इसे गणितज्ञ था एक प्रकार से कहा जाए तो। या व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण का काफ़ी अच्छा नॉलेज था इसे। तो काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं है केवल शासक के रूप में, बल्कि एक विद्वान के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्धि इसे प्राप्त थी। और इसकी एक किताब है वास्तुशास्त्र पर, जिसका नाम है युक्ति कल्पत्रु। युक्ति कल्पत्रु, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है भोज प्रथम के बारे में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला वंश है तोमर वंश। तोमर वंश, जैसा कि मैं आपको डिक्टेट कर चुका हूँ कि इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र से ऊपर को। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि तोमर वंश की लोकेशन कहाँ है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इनको इनका शासनकाल मिलेगा। स्थापना 736 ईस्वी में हुई थी। तोमर वंश उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने विशेष रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया था। प्रारंभ में ये गुज्र प्रतिहारों के सामंत थे, धीरे धीरे स्वतंत्र हुए। तो कुछ भी यहाँ पे याद रखने की बात नहीं है। अनंगपाल प्रथम, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो अनंगपाल प्रथम है, ये 736 ईस्वी में जो है शासक बनता है। तोमर वंश की इसने स्थापना की थी। प्रारंभ में दिल्ली के छोटे छोटे सामंत शासक के रूप में, या सामंत राज्य के शासक थे ये। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि किलों और बसावटों की स्थापना की थी। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। दिल्ली क्षेत्र में छोटे छोटे राजपूत राज्यों को एकत्र कर केंद्रीकृत शक्ति बनाई और राजनीतिक स्थिरता लाई। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनकी लोकेशन आपको दिल्ली हरियाणा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद वसुदेव बनेगा 754 ईस्वी में, तो इसके बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जयपाल आपको देखने को मिलेगा। जयपाल 1005 से लेकर 21 तक इसका शासनकाल रहेगा। कई स्थानीय सरदारों को पराजित किया, दिल्ली क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। और यहाँ पे गढ़वाल चौहान शासकों से कैसे संबंध रहे, इसके तो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। तो आप इसका सिर्फ शासनकाल याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए इसके बारे में है नहीं। फिर आता है अनंगपाल, जिसके बारे में जो है काफ़ी कुछ आपको पढ़ने मिलेगा। हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके बारे में, जब नगरकोट का युद्ध होगा उस दौरान नगरकोट का जो किला छुड़वाया जाएगा, उसके बारे में भी देखेंगे कैसे जो है तुर्कों से छुड़वाया गया था। तो ये चीज़ें तो हम मोहम्मद गजनवी के काल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अनंगपाल के बारे में जानते हैं। तो अनंगपाल जो है तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अनंगपाल द्वितीय का शासनकाल तोमर शक्ति के चरमोत्कर्ष का समय था।
काफ़ी पावरफुल जो है अनंगपाल के समय में आपको तोमर वंश दिखाई देगा। दिल्ली को राजधानी बनाया था, लाल कोट किला का निर्माण करवाया था। लाल कोट किला बाद में जो है किला राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इतना कुछ आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, दिल्ली को जो है राजधानी बनाया था और लाल कोट किले का निर्माण करवाया था। फिर आता है अनंत ताल बावली का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और दिल्ली के लौह स्तंभ को मथुरा से लाकर लालकोट में स्थापित किया था। तो ये पॉइंट भी जो है आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो समकालीन राजवंशों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, जैसे परमार, चालुक्य और प्रतिहार। 11वीं शताब्दी में अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश को दिल्ली सौंपने का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो है बाद में आपको देखने को मिलेगा कि जो चौहान वंश, क्योंकि चौहान वंश जो है इसी दौरान आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, पृथ्वीराज चौहान के समय आपको स्ट्रांग होता दिखाई देगा। तो ये जो है दिल्ली सौंप देगा उसको। और जो दामाद है इसका, तो फिर उस प्रकार से तोमर वंश का विलय एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि चौहान या चाहमान वंश के अधीन ही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो शासक रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा नोट के बारे में देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में तोमर वंश कमजोर होने लगा। विजयराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का अधिग्रहण कर लिया। तो हमने ये बातचीत ऊपर देख ली। लालकोट का विस्तार कर इसे किला राय पिथौरा में बदल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं चाहमान वंश के बारे में। काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई इस वंश को जब तराइन का युद्ध पहला और दूसरा हुआ, और फिर उसके बाद चंद बदराई की वो पंक्तियाँ जो पृथ्वीराज चौहान को एक काफ़ी दमदार व्यक्ति के रूप में दिखाती है, एक दमदार व्यक्तित्व के रूप में दिखाती है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अंधे होने के बावजूद किस प्रकार से गौरी की हत्या की। और क्या उस प्रकार की घटना रही, क्या वो वास्तविकता थी, उसमें उस विवाद में हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है चाहमान वंश क्योंकि ऐतिहासिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि इस वंश का ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही स्ट्रांग रहे थे। इससे पहले आपको काफ़ी शासक देखने को मिलेंगे, जैसे बिग्रहराज चतुर्थ विसल देव जिसे हम जानते थे, वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमें कुछ और भी महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रसिद्ध जो हुआ चाहमान वंश या हमारे पढ़ने का कारण जो बना, वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान और तराइन के युद्धों की वजह से ही हम इस वंश को कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसके बारे में देखने को मिलती है। तो 7वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा प्रतिहार साम्राज्य के अधीन सामंत थे। चौहान वंश जो है चौहान डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, चाहमान या चौहान वंश। तो याद रखिएगा, चाहमान वंश की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो पुराणों और शिलालेखों में वर्णन है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अग्निवंशी राजपूत थे जिनका उदय राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इतना कुछ खास पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, अग्निवंशी राजपूत, क्योंकि आपका पेपर ये वाला है, यूजीसी नेट है आपका पेपर। तो इस प्रकार के फैक्ट से आपका सामना होगा। अजमेर दिल्ली शाखा सबसे प्रसिद्ध शाखा थी, पृथ्वीराज चौहान इसी शाखा से थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम वसुदेव के बारे में। तो वसुदेव जो है संस्थापक थे इस वंश के, प्रतिहार साम्राज्य के अधीन सामंत थे, अजमेर क्षेत्र में सत्ता स्थापित की। फिर आता है सामंतराज। सामंतराज के बारे में कुछ स्पेशल नहीं था। उसके बाद अर्णोराज आएगा 1133 से लेकर 53 तक। तो इसने क्या किया था, गुजरात के चालुक्य वंश के जो भीमदेव प्रथम थे उसके साथ संघर्ष हुआ था और वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। भीमदेव के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब सोलंकी वंश के बारे में देखेंगे, या हम देखेंगे इसके बारे में जब हमें देखने को मिलता है महमूद गजनबी का आक्रमण। तो उस दौरान हम काफ़ी विस्तार से इसको पढ़ेंगे। तो अर्णोराज ने जो क्या है इसके समय में पहले तो संघर्ष था, बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित कर जो है चीज़ें सेटल डाउन कर ली थी। फिर आता है अजमेर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो इतना खास कोई पॉइंट नहीं है। अजय राज 1153 से लेकर 1164 ईस्वी तक अजय मेरू नगर या वर्तमान में जो अजमेर है उसकी इसने क्या की थी, अजय राज द्वितीय ने क्या किया था, अजय मेरू नगर या अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। फिर आता है बिग्रह राज चतुर्थ, यह आपको देखने को मिलेगा बिग्रह राज चतुर्थ के अलावा। अगला जो शासक रहेगा वो है बिग्रह राज, या इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, बिग्रह राज चतुर्थ। ये आपको देखने को मिलेगा कि इसी को कहते थे बिसल देव। बिसल देव, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये भी जो है अर्णोराज का ही पुत्र था, अर्णोराज का पुत्र था। और इसने क्या किया था, तो साहित्य कला को संरक्षण दिया था, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फारसी संस्कृति दोनों भाषाओं के कवियों को आश्रय दिया था। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के कवियों को आश्रय दिया था। और अगर बात की जाए तो इसने जो है स्वयं लिखी है हरि केली। हरि केली का ये स्वयं राइटर है और एक संस्कृत नाटक है।
और इसी के दरबार में आपको देखने को मिलेगा सोमदेव। सोमदेव को इसने आश्रय दिया था। सोमदेव के अगर बारे में बात की जाए तो सोमदेव ने जो है ललित विग्रहराज नामक किताब लिखी थी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हम देखेंगे जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर आक्रमण करेगा और उस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि जब शासक बनेगा या उससे पहले भी क्या होता है कि जब मुस्लिमों के पास अपने एक प्रकार से आस्था के लिए या भक्ति का मार्ग या कहीं ईश्वर की शरण में जाने के लिए या भक्ति करने के लिए उनके पास कोई वैसी संस्था नहीं थी, मस्जिद जैसी कोई निर्माण नहीं था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया था, पहले जो यहाँ मंदिर थे या जो भारत में पहले से संस्थाएं या निर्माण या कहें बिल्डिंग जो पहले से अस्तित्व में थी तो उनको बदल कर जो है मस्जिद बना लिया था। तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि संस्कृत जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो पहले संस्कृत विद्यालय था उसको क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। तो वो संस्कृत विद्यालय जो था वो इसी के द्वारा निर्मित करवाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा अगला शासक पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात की जाए तो 1174 से लेकर 1178 तक इनका शासनकाल रहेगा। दिल्ली और अजमेर की सत्ता को मजबूत किया था। लेकिन तीसरे जो शासक आएंगे वो रहेंगे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम काफ़ी मतलब जो भारतीय इतिहास में या भारत के राजपूती इतिहास में काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीराज चौहान 1178 से लेकर 1192 तक चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, साहित्य को संरक्षण दिया। और इसके समय में जो सबसे बड़ी बात हुई थी, एक चीज़ याद रखिएगा कि चंद भद्राई ने इसके ऊपर एक किताब लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। और इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को जिस किताब ने सम्मान दिलाया और जिस किताब ने जो है इनके इतिहास में इतनी इम्पोर्टेंस बनाई वो यही किताब थी। इन्होंने एक और चीज़ की थी, जो जैन मंदिर था, जैन मंदिर रणथंभौर का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसका इन्होंने शिखर बनवाया था। तो एक कार्य आपको ये देखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट मतलब पूछा जा सकता है, क्योंकि तराइन का युद्ध तो हर कोई जानता है कि इनके दो तराइन के युद्ध इन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ लड़े थे। तो इस प्रकार से ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चंद्रभद्राई पृथ्वी राज रासो लिखी थी और जैन मंदिर जो रणथंभौर में था उसका शिखर निर्माण का कार्य किसने किया था, पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तो चलिए अब देखते हैं इनके बारे में कुछ और चीज़ें। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को हराया गया था। मोहम्मद गौरी वापिस जाता है और फिर पुनः जो है खुद को एक बेहतर और जो उसने पिछले युद्ध में गलतियाँ की थी उनमें सुधार करने की अपेक्षा से वो वापिस दूसरी बार आक्रमण करेगा। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान उतने चौकन्ने नहीं होते, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगली साल ये वापिस अफगान जाएगा, गौर जाएगा और उसके बाद जो है वापिस अगले ही साल जो है वापिस आकर आक्रमण करेगा। तो इतनी उम्मीद नहीं थी, तो थोड़े से जो है लापरवाह भी हो चुके थे इस समय तक। तो फिर क्या हुआ था, तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पृथ्वीराज तृतीय को हराया दिल्ली अजमेर मुसलमानों के हाथ में चला गया। दिल्ली अजमेर ही नहीं गया बल्कि इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान हांसी, समाना और मेरठ, अलीगढ़, ये सारा क्षेत्र जो है लगभग उत्तर प्रदेश का आधा हिस्सा इनके पास चला गया था। हरियाणा के ये क्षेत्र भी इनके कब्जे में आ चुके थे। तो इस प्रकार से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। आगे देखें तो 1192 ईस्वी के बाद अजमेर दिल्ली शाखा का पतन हुआ। तो 1192 के बाद माना जाता है कि इन्होंने कुछ समय उसके बाद भी जो है मोहम्मद गौरी के अगर इतिहास के अकॉर्डिंग चला जाए तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि मूवीज़ में तो ये दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है हत्या कर दी थी गौरी की। लेकिन जो इतिहास मानता है उसके अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो इतिहास के अनुसार जो है पृथ्वीराज चौहान ने एक सामंत के रूप में इनकी सेवा की थी, मोहम्मद गौरी की सेवा की थी, या मतलब अपनी सर्विस दी थी एक गवर्नर के रूप में। और फिर उनके पुत्र को बाद में जो है यहाँ का गवर्नर बनाया गया था। और एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि जो सिक्के थे पृथ्वीराज चौहान के उसके एक तरफ देखने को मिलता है कि उन्होंने शाह गौर लिखवाया था या शाह मोहम्मद लिखवाया था। तो ऐसी कल्पना की जाती है कि शायद वो मोहम्मद गौरी से संबंधित ना हो।
लेकिन किस प्रकार की और क्या उस समय की परिस्थितियाँ थी और किस प्रकार से घटनाक्रम रहा होगा उसके बारे में तो हम कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन खैर जो भी होगा वो इतिहास में है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में। तो यहाँ पे जो अगला इम्पोर्टेंट वंश हमें देखना है वो रहेगा गढ़वाल। गढ़वाल के राठौर रहेंगे। तो गढ़वाल के राठौरों के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम जो है मेंशन करेंगे। गढ़वाल के राठौरों के बारे में बात की जाए तो चंद्रदेव नामक शासक ने क्या किया था, चंद्रदेव नामक जो शासक था उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी और इनकी राजधानी थी वाराणसी। एक चीज, उसके बाद जो अगले शासक आपको देखने को मिलेंगे सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो थे गोविंद राज या गोविंद चंद्र आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके मंत्री का नाम था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर इनके मंत्री का नाम था और इनकी जो किताब थी वो थी कृत्य कल्पत्रु। कृत्य कल्पत्रु, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और गोविंद चंद्र की जो रानी थी उनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी उनका नाम था और इन्होंने क्या किया था, जो सारनाथ में आपको धर्म चक्र बिन बिहार देखने को मिलेगा, सारनाथ का धर्म चक्र बिन विहार, उसका निर्माण इन्हीं ने करवाया था, कुमार देवी जी के द्वारा ही करवाया गया था, जो गोविंद चंद्र की रानी थी। तीसरा जो शासक आपको इस दौरान देखने को मिलेगा, जो अंतिम शासक लगभग हुआ था, जयचंद। जयचंद जो है आपको देखने को मिलेगा अंतिम शासक था इस वंश का। दूसरा पॉइंट अगर इसके बारे में देखें तो माना जाता है इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। और संयोगिता की जो है पृथ्वीराज चौहान ने भाग कर शादी कर ली थी या जबरदस्ती जो है शादी कर ली थी, इस प्रकार की चीज़ें मानी जाती है। इसी कारण जो है जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जयचंद ने, जो गढ़वाल का राठौर शासक था, इसको छोड़कर बाकी अन्य सभी राजपूतों ने जो है पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी। लेकिन गढ़वाल का जो जयचंद था इसके द्वारा शासन उसकी सहायता नहीं की गई थी। और सहायता नहीं की गई थी तो गौरी जो है एक मजबूत शासक के रूप में आता है और 1194 में एक मजबूत आक्रांता के रूप में आकर चंदावर के युद्ध में इन्हें भी पराजित कर देगा, जयचंद को भी पराजित कर देगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में हार जाते हैं और गढ़वाल जो है गौरी के नेतृत्व में या गौरी के अधीन चला जाता है। अगला वंश रहेगा सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सोलंकी वंश के बारे में बात की जाए या गुजरात के चालुक्य भी इन्हीं को कहते हैं, गुजरात के चालुक्य भी यही है। तो देखिए इसके जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे और शैव धर्म को मानते थे। और इनकी जो राजधानी वो थी अनिहलवाड़, अनिहलबाड़ा इनकी राजधानी थी। उसके बाद देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा शासक वो था भीम प्रथम। भीम प्रथम के समय में ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोमनाथ में काफ़ी तोड़फोड़ 1025 ईस्वी में कौन करता है, महमूद गजनबी करता है। और इन्हीं का एक सामंत था, आगे अगर देखें तो इन्हीं का एक सामंत था बिमल, जिन्होंने क्या किया था, जो माउंट आबू पे दिलवाड़ा जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है राजस्थान में, दिलवाड़ा जैन मंदिर, उसका निर्माण इन्हीं के एक सामंत बिमल नामक जो सामंत था उसके द्वारा ही दिलवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा एक अन्य शासक जय सिंह सिद्धराज। इनके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं इस वंश के। और सिद्धरुद्र या सिद्धपुर में इन्होंने क्या किया था, रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था, रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। तो ये चीज़ आप जयसिंह के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कुमारपाल। कुमारपाल के समय में क्या हुआ था, तो ये जैन धर्म को इसने आश्रय दिया था और जैन धर्म को आश्रय देने वाला ये अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा जैन धर्म को आश्रय देने वाला अंतिम शासक था। उसके बाद आता है अगला भीमदेव।
भीम द्वितीय आएगा और ये इस वंश का अंतिम शासक रहेगा। इसकी हत्या जो है सामंत लवण प्रसाद कर देगा। लवण प्रसाद जो है इसकी हत्या करेगा और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा बघेल वंश की स्थापना होगी। और बघेल वंश का प्रथम शासक कौन था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लवण प्रसाद। और अंतिम जो शासक रहेगा वो रहेगा कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय जो है बघेल वंश का अंतिम शासक होगा और इसी को कौन पराजित करेगा, AD के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसको 1200 लगभग 1100 जब 1199 के आसपास जो है कर्णदेव को पराजित करेगा गुजरात पर, जिस दौरान इसका आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी का। तो कर्ण द्वितीय को पराजित कर और फिर जो है वो रामचंद्र जो देवगिरी का शासक रहता है उसके अधीन शरण लेगा। इस प्रकार की चीज़ें हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी में। लेकिन याद रखिएगा कर्णदेव के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ कि अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था कहाँ का, गुजरात का। तो ये चीज़ें कुछ आपको सोलंकी वंश और बघेल वंश से संबंधित याद रखनी है। तो एक बार अगर आप रिपीट देखना चाहे तो क्या था, सोलंकी वंश जो है गुजरात के चालुक्य शासक भी इन्हीं को कहा जाता है। जो मूल राज था वो शैव धर्म को मानता था, जो इसका संस्थापक भी था। राजधानी थी अनिहलवाड़ा। भीम प्रथम जो शासक हुए उनके समय में सोमनाथ मंदिर की लूट हुई। बिमल जो उनके सामंत थे उन्होंने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आते हैं जयसिंह सिद्ध राज, जिन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया था। फिर कुमारपाल के बारे में देखा जाए तो जैन धर्म का अंतिम आश्रय दाता था। फिर आता है भीम द्वितीय जो अंतिम शासक था इस वंश का, सोलंकी वंश का। और फिर लवण प्रसाद नामक जो सामंत था उसने बघेल वंश की स्थापना की थी। कर्ण द्वितीय जो है अंतिम शासक होता है बघेल वंश का और ये जो है अंतिम हिंदू शासक था गुजरात का। और फिर हमें देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी जो है कर्ण द्वितीय को हराकर गुजरात को अपने कब्जे में कर लेगा। तो इस प्रकार से सोलंकी वंश के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं और दो वंश जो है हमें छोटे छोटे से पढ़ने को रह गए, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कलचूरी के बारे में। कलचूरी, कलचूरी चेदी राजवंश। तो कलचूरी चेदी राजवंश के बारे में अगर बात की जाए तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था कोक्कल। कोक्कल इसका संस्थापक था। अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी याद रखिएगा त्रिपुरी राजधानी थी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें शासक देखने को मिलेगा वो होगा गंगेय देव। गंगेय देव आपको देखने को मिलेंगे, काफी शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और देखने को आपको मिलेगा कि पूर्व मध्यकाल में जो स्वर्ण सिक्के थे पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। तो पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों को पुनः शुरू किसने किया था, इसी शासक के द्वारा शुरू किया गया था, गंगेय देव के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद कर्ण देव आपको देखने को मिलेंगे, एक और शासक कर्ण देव। और कर्ण देव ने जो है याद रखिएगा कलिंगा पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। इसी के कारण उन्होंने एक उपाधि ली थी त्रिकलिंगापति की, त्रिकलिंगाधिपति की जो है उपाधि ली थी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जो राजशेखर नामक कवि थे, राजशेखर नामक जो कवि थे वो इसी राजवंश के अंतर्गत हुए थे। कलचूरी दरबार में ही वो रहते थे। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी कि तीन हमने महत्वपूर्ण शासक पढ़े और एक जो है वो हमने राजकवि पढ़ा, वो था राजशेखर। उसके बाद जो अंतिम वंश हम देखेंगे वो रहेगा सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश के बारे में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि ये खुद को सूर्यवंशी मानते थे। इसके अलावा ये जो है मेवाड़ राजस्थान वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था, मेवाड़ के शासक थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। इनका एक शासक हुआ था राणा कुंभा, काफी ख्याति प्राप्त शासक थे। तो इन्होंने क्या किया था, जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी उनके उल्लेख के लिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसपे इनके सभी विजयों का उल्लेख या सभी जो जीते थी इनकी उनका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो विजय स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था इन्होंने। फिर देखने को मिलेगा राणा सांगा। राणा सांगा जो है इनके साथ इन्होंने जो है खतौली का युद्ध लड़ा था। खतौली का युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, तो इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था। इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था। और कब लड़ा था, 1518 में लड़ा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
तो इस प्रकार से हमने कुछ राजवंशों के बारे में देखा, और जैसा कि मैंने आपके साथ बात की ही थी कि हम जो है किस प्रकार से चीज़ों को देखेंगे, तो हमने जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत सामंत किस प्रकार से देखने को मिले। और देखिए ये वाली क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी यहाँ पे हमें थोड़ा सा चालुक्यों के बारे में देखेंगे, राष्ट्रकूट और बेंगी के बारे में देखेंगे, फिर पांड्या और हुइसल के बारे में देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा देवगिरी के आसपास जो यादव वंश होता है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन हम आप देखोगे कि 7 से 8 जो राजवंश हमने डिस्कस किए, इसके पीछे का एकमात्र कारण ये था क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी इंडल्ज रहेगा। जो अभी गौरी के समय 1000 से लेकर 1027 के बीच में जो प्रमुख घटनाएं होंगी, और फिर गजनबी के समय में जो घटनाएं होंगी, और गौरी के समय में 1175 से लेकर 1206 तक। तो इस वाले क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा जो है भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और हम देखते हैं कि इतिहास में हम सभी घटनाओं को नहीं पढ़ सकते, केवल उन्हीं घटनाओं को पढ़ते हैं जो व्यापक स्तर पर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन का ही दौर क्या था, जो गजनबी और गौरी के समय के आक्रमण थे वो परिवर्तन का ही दौर है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार भारत भूमि पर एक बड़ा मुस्लिम साम्राज्य बनाने की नींव स्थापित होती है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत। क्यूडे ए लिखें या के डी ए लिखें, जो है हिंदी के माध्यम से, या आप वैसे इंग्लिश के माध्यम से लिखना चाहें तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। लेकिन 1206 में जो है इसकी स्थापना होगी और एक बड़ा साम्राज्य देखने को मिलेगा, और लगभग फिर 1707 तक 501 वर्षों तक मुस्लिम राज्य हमें भारत पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।